Today we are going to discuss lecture number 7. Before this, we have discussed 6 lectures on biomolecule. Today is our 7th lecture. तो ये जो टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल, इसमें 3 क्वेश्चन है। एक था कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट इसका आज का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम डिस्कशन चालू करेंगे प्रोटीन का और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। तो आज का जो डिस्कशन है लेक्चर नंबर 7, इसके लिए आप पॉइंट नंबर 14.2.10 और आपकी जो किताब है उसका पेज नंबर 306 वो आप निकाल के रखिए। तो साइमल्टेनियसली आप किताब भी देखना, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो भी सुनना। तो हमारा आज का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है पॉलीसेकेराइड। तो जब हमने लेक्चर नंबर 1 ये डिस्कस किया था तब आपको क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। नंबर 1 था मोनोसेकेराइड, नंबर 2 था ओलिगोसेकेराइड और नंबर 3 था पॉलीसेकेराइड। तो आज जो डिस्कशन है वो है पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो अब आप बताओ, आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में क्या मालूम है? क्या बताया था लेक्चर नंबर 1? नहीं याद आ रहा हो तो आप जाकर लेक्चर नंबर 1 सुन सकते हो। लेक्चर नंबर 1 का जो वीडियो है वो आप सुन लो एक बार। तो बताया था पॉलीसेकेराइड दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स ये एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से अटैच रहेंगे, कौन से लिंकेज से अटैच रहेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो मिलेगा उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। 2 से लेकर 10 तक अप टू 10 यदि मोनोसेकेराइड यूनिट रहे तो उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। और 10 से ज्यादा मिल जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। आई बात कर में। So polysaccharide they contain a large number of monosaccharide unit joined together by glycosidic linkage। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी क्या? इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 यहां बताया था। आपको याद ना आ रहा हो तो आप लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 एक बार देख लो तो अच्छे से और ख्याल में आ जाएगा। फिर पॉलीसेकेराइड जो रहता है उसका फार्मूला क्या रहता है? C6H10O5 N टाइप, where N have very large value। N की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। large number of units are joined to one another। पॉलीसेकेराइड जो रहते हैं
they are tasteless, colorless, amorphous and insoluble in water. क्या बताया? They are tasteless, colorless, amorphous and insoluble in water. अब आप बताओ कि जो लेक्चर नंबर 5 में मैंने बताया था कि पॉलीसेकेराइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, याद आ रहा है कुछ? तो मैंने आपको एक वाक्य बताया था, सुक्रोज एंड सुक्रोज आता है डाइसेकेराइड में, सुक्रोज एंड ऑल पॉलीसेकेराइड आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नॉन रिड्यूसिंग यानी they cannot reduce filling solution as well as tolerance reagent. अब ये जो पॉलीसेकेराइड रहते हैं, these are most commonly encountered carbohydrate in our daily life. ये जो पॉलीसेकेराइड रहते हैं इनसे हमारे डे टू डे लाइफ में ज्यादा काम में आते हैं. हमको मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर कहाँ कहाँ है, अब वो सब चर्चा हम करने वाले हैं. फिर कहता है कि ये कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? दे मेनली एक्ट एज फूड स्टोरेज or structural material in plant kingdom as well as in animal kingdom. और जो पॉलीसेकेराइड हमको मोस्टली यूज करने हैं वो कौन से हैं? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजिन, ये तीन है. द मोस्ट कॉमन पॉलीसेकेराइड आर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन. और इनके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. और एक ज्यादा का पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता के रखता हूं. ये पॉइंट जो है ये 12th क्लास के काम का नहीं. पॉलीसेकेराइड जो रहते हैं ये दो प्रकार के रहते हैं, होमो पॉलीसेकेराइड और हेटेरो पॉलीसेकेराइड. होमो यानी दे ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, एक ही प्रकार का मोनोसेकेराइड मिलेगा, राइट. हेटेरोसेकेराइड में they on hydrolysis gives more than one type of monosaccharide, एक से ज्यादा प्रकार के मोनोसेकेराइड मिलेंगे. होमोपॉलीसेकेराइड इसके एग्जांपल कौन है मालूम है? यस, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन और जोड़ लो चाहे तो इनुलिन, डेक्स्ट्रिन, ये क्या क्या एग्जांपल है? ये एग्जांपल है होमोपॉलीसेकेराइड के. और हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो रहता है उसका एग्जांपल है गम, गोन, म्यूरिन्स एक्सेट्रा. ठीक, तो बताओ कौन कौन से पॉइंट हुए अभी पॉलीसेकेराइड में? पहला पॉइंट क्या था? पॉलीसेकेराइड contain a large number of monosaccharide units joined together by glycosidic linkage. Their formula is C6H10O5 enzyme where N have large value. Polysaccharides are non-reducing sugar as they cannot reduce filling solution or tolerance reagent. Polysaccharides are classified as homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Some common polysaccharides
are starch, cellulose, glycogen, inulin, dextrin. They mainly act as food storage or structural material. These are most commonly encountered carbohydrate in nature. अब पहला पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। अब ये जो स्टार्च है इसका फार्मूला क्या रहता है? अभी लिखा था हमने पॉलीसेकेराइड का फार्मूला C6H10O5। ये स्टार्च का फार्मूला है, ठीक। दिस इज द फार्मूला फॉर स्टार्च। और स्टार्च जो रहता है इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारे भोजन में का एक इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। आप बता सकते क्या कौन कौन सी चीजों में स्टार्च प्रेजेंट रहता है? आप सोचो एक मिनट, आपको बताओ कुछ कॉमन चीजें। गेहूं, व्हीट, चावल, मेज, पोटैटो, सॉर्गम, जवारी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। स्वीट पोटैटो, इसके अंदर में स्टार्च बड़े पैमाने पर रहता है। दे ऑकर इन ऑल प्लांट, पर्टिकुलरली इन देयर सीड, रूट, ट्यूबर। द मेन सोर्स ऑफ स्टार्च आर राइस, wheat, maize, sorghum, potato. It is main storage carbohydrate of plant and important nutrient for humans and other animals. अब ये जो स्टार्च रहता है ये स्टार्च की रिएक्शन आयोडीन के साथ की तो कौन सा कलर डेवलप होता है? ये आपको प्रैक्टिकल में भी काम में आ जाएगा। स्टार्च सॉल्यूशन गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन। स्टार्च में आयोडीन का सॉल्यूशन यदि ऐड किया तो ब्लू कलर मिलता है। ये ब्लू कलर को यदि हम हीट करेंगे द ब्लू कलर गेट डिसअपियर, इट बिकम कलरलेस। ये सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, फिर से ब्लू कलर रीअपियर, फिर से ब्लू कलर मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज ए टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक। अब ये जो स्टार्च है इट इज होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज। होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज। अभी आपको होमोपॉलीसेकेराइड यानी क्या ये बात मैंने आपको बताई, तो बताओ होमोपॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन क्या है? व्हिच आर हाइड्रोलिसिस गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। अब जो स्टार्च है वो स्टार्च में दो कंपोनेंट रहते हैं। एक रहता है अमाइलोज और दूसरा रहता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो रहता है ये रहता है 15 to 20% और अमाइलोपेक्टिन जो रहता है वो रहता है 80 to 85%। अमाइलोज जो है इट इज सोलुबल इन वाटर, वाटर सोलुबल, और अमाइलोपेक्टिन जो है इट इज नॉट सोलुबल इन वाटर। तो देखो द स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज it is present to the extent of 50 to 20%, it is water soluble, और अमाइलोपेक्टिन ये रहता है 80 to 85%, but it is not soluble in water। अब ये अमाइलोज में क्या रहता है? C1 of alpha D glucose is attached to C4 of
अनादर अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज शब्द बोल सकते हैं, या फिर दूसरा शब्द कौन सा है, ग्लूकोपाइरेनोज, वो भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये लीनियर पॉलीमर है, लीनियर सीधा। और अमाइनो प्रोटीन में क्या रहता है, C1 is joined to C4 of alpha D glucoparenol या ग्लूकोज प्लस C1 is attached to C6 also of alpha D glucose। तो ये ब्रांच पॉलीमर है। तो यहां पर C1 is attached to C4, पहले ये स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूं और फिर वो स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूं। तो ख्याल में क्या रखना है, इन अमाइनोज अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बिटवीन C1 of one unit and C4 of another unit। What about aminopektine? aminopektine में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बिटवीन C1 of one unit and C4 of another unit by glycosidic linkage to form long chain। Branching occurs by the formation of glycosidic linkage between C1 of one alpha D glucose to another C6 of alpha D glucose। ग्लूकोज बोल रहे हैं, ग्लूकोपाइरेनोज। अब आपको स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूं अमाइनोज का। पहले अमाइनोज का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अब आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है क्या, कैसा रहता है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 3-4 देखो वहां बताया था। अल्फा डी ये कौन सा नंबर का कार्बन है, ये कार्बन है 1 नंबर का, है ना, दिस इज कार्बन नंबर 1। ये हमको क्या चाहिए, 1 नंबर का कार्बन अल्फा, अल्फा भी चाहिए, तो कहां रहेगा वो ग्रुप नीचे। फिर मान लो 3 नंबर का कार्बन का वो ऊपर, बाकी सब में नीचे। और यह है कार्बन नंबर 6, दूसरा निकल, देखो ये दूसरा स्ट्रक्चर देख लो कैसा निकल रहा है। यानी क्या होता है, एग्जाम में यदि पूछ लिया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनोज, तो ये बहुत सारे विद्यार्थी स्ट्रक्चर निकाल नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है वो टेक्स्ट बुक में से लिखते हैं, वो कभी ऐसा निकाल के नहीं लिखते और इसलिए उनको आता नहीं है। आ रहा है में आप निकाल के देखो, मैं इसलिए आपको निकाल के बता रहा हूँ। 3 नंबर OH ऊपर और यहां देखो, तो आपको क्या बात बताई थी मैंने, C1 ये 1 है, ग्रेड 2 3 4 5 6 राइट, attached to C4 of another alpha D glucopyranol by glycosidic bond। देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में ये ऐसा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। इसको क्या बोलते मालूम है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। ये हो गया अमाइलोज। कभी एग्जाम में आ गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज, ये है अमाइलोज। अब अमाइलोपेक्टिन में ये तो रहेगा ही रहेगा और साथ में 1,6 भी रहता है, वो आपको निकाल के दिखाता हूं। 1,6 कैसा रहेगा, देखो 1,6 कैसा रहेगा, 1,6 यहां 3 नंबर का OH है, बाकी सब OH आपको मालूम है।
यह जो ये ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ वो ऊपर, अब क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 6, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और फिर यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड तैयार हो गया। ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड ये है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, इसलिए इसको ब्रांच बोला है, इसलिए इसको बोला है ब्रांच। यह है अमाइलोपेक्टिन। ये स्ट्रक्चर को और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसा एक्सटेंड कर सकते हैं आप, देखो क्या करना, इधर और एक बना लो, यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, यहाँ पर अभी आपने देखा एक हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल भी क्यों बनाऊं, ये बन जाएगा अल्फा 1,4, वैसे इधर भी बनेगा। तो क्या करो, ये आखिरी वाला जो है ना इसको ऐसा छोड़ दो, आप आना समझ में, आखिरी वाले को इसको ऐसा डाइस दिखा दो, यहाँ ये आखिरी वाला छोड़ दो, यानी यहाँ बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब भी होता है, देखो ऐसा ये हो गया अमाइलोपेक्टिन। क्लियर, अब आगे जाते हैं, ये दोनों बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो हो गया अमाइलो, सेलुलोज। तो बताओ सेलुलोज का फार्मूला क्या है, जो स्टार्च का फार्मूला वही सेलुलोज का फार्मूला। तो स्टार्च का फार्मूला क्या था, C6 O5 N time, where N have high value. Cellulose is the main constituent of cell wall of plant and bacteria cell. It is also main constituent of wood and cotton. और जैसा स्टार्च था होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है डी ग्लूकोज का। सिर्फ यहां क्या होता है मालूम है क्या, C1 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी बोला इज अटैच्ड टू C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज बोले ग्लूकोपाइरोन। अब बताओ बीटा डी ग्लूकोज कैसे निकाले, कैसा अभी कैसा निकाला सामने स्ट्रक्चर, बीटा निकालना है, दिस इज कार्बन नंबर 1 बीटा, तो ये ऊपर, और बाकी सब तरफ ये 3 नंबर में ऊपर ना, बाकी सब में आपको मालूम है बीटा है, करके ओवर ग्रुप ऊपर। दूसरा निकालो, बोलो इसमें 4 नंबर का कार्बन कौन सा होगा, आप सोचो, ओएच ऊपर या नीचे, या CH2OH। C1 is attached to C4, तो कहां बनेगा, C1 is attached to C4, ये C1 है और ये 1 2 3 4, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये C4 हो गया, C4। ये कौन सा बॉन्ड बन गया, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। आई बात करने में, तो आपको बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, ये स्ट्रक्चर निकालना। फिर है कि ये जो सेलुलोज रहता है, ह्यूमन कैन नॉट हाइड्रोलाइज सेलुलोज ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिसिस। लास्ट ग्लाइकोजन, तीसरा और आखिरी का पॉलीसेकेराइड, इसी को बोलते हैं एनिमल स्टार्च। इसका भी फार्मूला C6H10O5, और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर निकाला था, वह ऐसा ही स्ट्रक्चर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इन
its structure is similar to amylopectin but it is more highly branched। और ये भी होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज है, यानी आगे बताया स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, दे ऑल आर होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज। और उसको बोला है एनिमल स्टार्च बिकॉज इन एनिमल बॉडी ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इट इज रिजर्व कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल। तो इसके साथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट ये पोर्शन समाप्त हुआ। लेक्चर नंबर 8 से हम लोग प्रोटीन का डिस्कशन चालू करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेज दो, उसका जवाब मैं आपको भेज दूंगा।